जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर 62। आज के लेक्चर में तीन कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री के प्रोसीजर, ट्रेड रिसीवेबल के प्रोसीजर, ट्रेड पेएबल के प्रोसीजर। इसमें इन्वेंट्री के प्रोसीजर कुछ ज़्यादा है, ट्रेड रिसीवेबल के प्रोसीजर कम है, और ट्रेड पेएबल के प्रोसीजर तकरीबन कमोबेश वही हैं जो रिसीवेबल के हैं। इसीलिए आप देखें तरतीब के लिहाज से ट्रेड पेएबल का नंबर बाद में आता था, लेकिन उसको उसके साथ मिला दिया, क्योंकि रिसीवेबल पेएबल में प्रोसीजर तकरीबन मिलते जुलते हैं। आपको भी दादा होगा, डेटर और क्रेडिटर नेचर तकरीबन एक जैसी होती है, वेरिफिकेशन के प्रोसीजर तकरीबन सेम। हाँ, लेकिन चूंकि इनमें एक असर्शन ज्यादा अहम है, एक एरिया और दूसरे एरिया में असर्शन का फर्क हो सकता है ना, असर्शन दोनों में 6 हैं, लेकिन रिसीवेबल के लिए हो सकता है कोई और असर्शन ज्यादा अहम है, पेएबल्स के लिए हो सकता है कोई और असर्शन ज्यादा अहम हो। तो रिसीवेबल के लिए जो असर्शन ज्यादा अहम है वो है वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। यानी रिसीवेबल के केस में रिस्क ये होता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट सही तरीके से रिकॉर्ड ना की गई हो, उसमें एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन की असर्शन ज्यादा अहम है। और पेएबल्स में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? कंप्लीटनेस का, कि हो सकता है हर लायबिलिटी में कंप्लीटनेस का रिस्क होता है कि लायबिलिटी सारी की सारी हो सकता है रिकॉर्ड ना की गई हो। तो इस लिहाज से कुछ प्रोसीजर में फर्क आएगा भी। रिसीवेबल में वैल्यूएशन ज्यादा अहम है असर्शन, और पेएबल्स में कंप्लीटनेस ज्यादा अहम है, फर्क कुछ आएगा, लेकिन ज्यादातर प्रोसीजर मिलते जुलते होंगे। बहरहाल पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। कल हमने इनटेंजिबल्स के बारे में बात की थी। कोई एक प्रोसीजर जो इनटेंजिबल्स का आपको समझ में ना आया हो पूछ लीजिए जी। देखें, इनटेंजिबल में हमने 3 कैटेगरी स्टडी की थी, गुडविल, डेवलपमेंट कॉस्ट और अदर्स। तो बाकी आपकी जितनी भी एग्जांपल है इनटेंजिबल की ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, गुडविल और डेवलपमेंट कॉस्ट के अलावा जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनटेंजिबल, वो सारी की सारी अदर्स में जाएंगी। उनकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर वही होंगे जो अदर्स में स्टडी किए हैं। ठीक है जी। तो वो पेटेंट्स अगर आप परचेज करते हैं, लाइसेंस परचेज करते हैं, फ्रेंचाइज वगैरह इस तरह के, तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? इनटेंजिबल, अदर में। और उनकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर कौन से वाले होंगे? अदर्स वाले। चलिए जी, और की क्वेश्चन। हाँ, डेवलपमेंट कॉस्ट में जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ना, तो आप खुद से पेटेंट करवाते हैं कंपनी के नाम से, ताकि उस फार्मूला को और कोई यूज ना कर सके। अगर आपने पेटेंट्स को अपनी प्रोडक्ट इजाद कर ली, पेटेंट नहीं करवाया, तो कंपेटिटर अगले ही महीने उस फार्मूला को कॉपी करके वही प्रोडक्ट डिफरेंट नेम से मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, और उसने 10% भी डिस्काउंट दे दिया ना, आपकी प्रोडक्ट गई फर्क। तो सारा का सारा डेवलपमेंट कॉस्ट राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं वो फौरी उसको पेटेंट करवा लेती हैं, ताकि कंपेटिटर्स कॉपी ना कर सके। कंपेटिटर्स कॉपी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क हो जाती है। जी जी जी, शाबाश, पूछिए। हाइब्रिड क्लास में से पूछिए, क्या क्वेश्चन है? इंपेयरमेंट का 4th और 6th पॉइंट उन्होंने कहा जी बता दीजिए, अभी डिस्कस कर लेते हैं इंपेयरमेंट का। 4th, इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अजम्पशंस यूज्ड इन इंपेयरमेंट टेस्टिंग। देखिए, इंपेयरमेंट टेस्टिंग में हम फ्यूचर की वैल्यू इन यूज को एस्टिमेट करते हैं ना भाई, ऐसा है ना। इंपेयरमेंट की डेफिनेशन याद है? कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। जो वैल्यू इन यूज एस्टिमेट करते हैं ना, उसमें फ्यूचर में हर साल में कितनी सेल होगी, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, टैक्स रेट क्या होगा, उसको डिस्काउंट रेट क्या होगा, ये सारे एस्टिमेट्स हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। सेल प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, चीजों का रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट। ऐसे ही ना बजटिंग आप एमएफए में पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ रहे हैं, तो बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, बजट्स बना, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि फ्यूचर में सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस वगैरह क्या होगी। तो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन खुद सोचें, क्या फ्यूचर की कैलकुलेशन नहीं है, और फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हुए हमेशा आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। तो इसलिए उसने कहा कि हमने वैल्यूएट करना है कि क्या जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए मैनेजमेंट ने असम्पशन यूज की है वो रीजनेबल है कि नहीं। और इसमें ऑडिटर ने अपनी असेसमेंट, अपना नॉलेज यूज करना है, क्योंकि याद रखिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग से बचने के लिए क्लाइंट हमेशा ऑप्टिमिस्ट या हाईली अनरियलिस्टिक असम्पशंस भी इंक्लूड करता है। सीफैप के क्वेश्चन में उसने कहा पास्ट ट्रेंड में 10% ग्रोथ हो रही थी हर साल, इंपेयरमेंट की इंडिकेशन हुई, ऑडिटर ने कहा इंपेयरमेंट कैलकुलेशन मुझे करके दो, मैं इसको चेक करूं। मैनेजमेंट ने जो इंपेयरमेंट कैलकुलेशन के सामने रखी, उसमें वैल्यू इन यूज हर साल 25% ग्रोथ रेट के साथ थी। तो मुझे बताइए कि क्या ये 25% ग्रोथ रीजनेबल है? नहीं है। और भी मसले थे उसमें। एक जगह पे उसने कहा जी पैसे कहां से आएंगे, उन्होंने कहा लोन लेंगे। ऑडिटर ने देखा बैलेंस शीट में लोन आ रहा था, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आ रहा था। अब क्या ये जो कैलकुलेशन है, क्या ये आपके ख्याल में ठीक है? यहाँ पे यही कह रहा है कि मैनेजमेंट ने जो भी आपको फ्यूचर से रिलेटेड, वैल्यू इन यूज के से रिलेटेड आप लोगों को कैलकुलेशन दी है, आप उस कैलकुलेशन को एज इट इज ट्रू ना मान लें। उसमें जो भी असम्पशन यूज हुई हैं उनके देखें वो रीजनेबल है कि नहीं, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। ये 4th क्लियर जी? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा बताया था भाई ने? 6th, obtain written representation from management that assumption are reasonable। अच्छा, ये अजीब, ये अच्छा इन्होंने रिलेट किया। तो क्या ये रहा है यहाँ पे? तो ये कह रहा है कि ऑडिटर मैनेजमेंट के असम्पशंस को खुद अपने नॉलेज की बेस पे, जो इंडस्ट्री का नॉलेज है, जो कंपनी का नॉलेज है, जो अपना उसकी बेस पे चेक करे रीजनेबल है कि नहीं, और फिर कह रहा है रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करे। भाई मुझे ये लग रहा है लॉजिकली इन दोनों में से एक चीज गैर जरूरी है, या तो खुद चेक कर ले या मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेके बताओ ठीक है कि नहीं। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट से पूछे भाई ये ठीक है कि नहीं, तो मैनेजमेंट तो कह देगी ठीक है। हमने दोनों काम करने होते हैं एज ऑडिटर, मैनेजमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैनेजमेंट की तो रिस्पांसिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, उसके अंदर एक एक आइटम की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट हमें रिप्रेजेंटेशन दे दे कि एस्टिमेट रिजनेबल है कि नहीं, वो तो हमारा राइट है।
एक्स्ट्रा समझ लीजिए केयरफुल होने के लिए मैनेजमेंट से कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दो, तो वो भी हमारे एविडेंस का हिस्सा है और हमने खुद से काम तो करना ही करना है। आईकैप अक्सर केस स्टडी में ये कहता है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है, आप अपना 4 वाला एविडेंस ऑब्टेन ना करें। एग्जांपल दे रहा हूं, वरना तो वो केस टू केस वेरी करता है। आप अपनी वेरिफिकेशन ना करें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है, क्या ये बात ठीक है? ये भी स्कोप लिमिटेशन है। और अगर कहे कि मैनेजमेंट कह रही है हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, आपने जो भी वेरिफिकेशन करनी है खुद को लाके करें, क्या ये ठीक है? ये भी स्कोप लिमिटेशन है। हमने याद रखे खुद भी एविडेंस ऑब्टेन करना है, और अगर कहीं पे हमें लगे कि मसला ऐसा है जो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा एस्टिमेट्स वाला है, ज्यादा रिस्की है, तो उस पे हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन लेने का मतलब मैनेजमेंट से कहेंगे लिख के दो कि तुमने ये काम बिल्कुल ठीक किया है। अगर ठीक किया है तो लिख के देने में क्या हर्ज है? लिख के देने में क्या हर्ज है? ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है। जब छोटी सी बात पूछूं आपसे, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कोई बंदा वैसे बड़ा हंस रहा हो ना, मजाक कर रहा हो, आप उससे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछिए, वो सीरियस हो जाएगा। वो सवाल क्या आपने नहीं कुछ, आपका नाम क्या है? लोग अपना नाम हमेशा सीरियस होकर बताते हैं, ठीक है? ये छोटा सा है। उसी तरीके से हर एक छोटी सी बात है, अगर एक बंदे ने कोई काम किया है, ये भाईजान है, इन्होंने असाइनमेंट किया है, मैं सिर्फ इनसे इतना कह दूं कि ये मुझे लिख के दीजिए कि ये असाइनमेंट आपने किया है, एक दफा सोचेंगे जरूर ये सारी असाइनमेंट मैंने किया नहीं था, चाहे एक सेकंड के लिए सोचेंगे जरूर। इंसान कोई भी चीज बोलते हुए इतना केयरफुल नहीं होता, लिखते हुए ज्यादा केयरफुल होता है। इसीलिए अक्सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने ये बोला हुआ है एरियाज में कि आप मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले। हालांकि मैनेजमेंट ने वही चीज 10 दफा बताई होगी ज़बानी कलाम में, तो वही रिटन फॉर्म में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लिखते हुए मैनेजमेंट एक दफा सोचेगी जरूर क्या ये बात है ठीक है कि नहीं जो हम लिख रहे हैं, या लिखने के लिए, क्योंकि कल कला को बोली हुई बात से मुकर भी सकते हैं। मैंने हमने ऐसा तो नहीं बोला था, लिखे हुए से मुकरना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो ऐसे अल्फाज लिखते हैं कल कला को पकड़े ना जाए। उन अल्फाज का एनालिसिस करके हमने देखना होता है कि इसमें कोई मैनेजमेंट सीधी बात कर रही है कि घुमा फिरा के करे। घुमा फिरा के करे तो उसका मतलब कोई रिस्क है, मसला है। इसलिए आप अक्सर एजाज में देखेंगे वो आपसे कहेगा रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ऑब्टेन करो। क्लियर जी? तो इसीलिए ये दोनों काम हमने करने हैं। ये दोनों में फर्क समझ आ गया? ऑडिटर खुद काम कर रहा है, इसमें ऑडिटर मैनेजमेंट से कह रहा है कि लिख के दे कि आप लोगों ने सही काम किया जी। फर्स्ट पॉइंट इंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू आर अप्रोक्सीमेटली सेम। इंश्योर करेंगे दोनों सेम है, क्योंकि अगर दोनों सेम हो गई तो इसका मतलब है हो सकता है हमें डिटेल इंपेयरमेंट की तरफ जाने ना पड़े, इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों फर्क है तो फिर इसका मतलब इंपेयरमेंट का रिस्क है। C5 लेवल पे उसने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा ये प्लाजा खड़ा था और रीवैल्यूएशन लास्ट ईयर हमने करवाई 500 मिलियन, इस साल उसके साथ दूसरा प्लाजा भी, शॉपिंग प्लाजा भी बिल्ड हो गया। अब मुझे बताइए इसका हमारे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई कस्टमर आधे तो हो ही गए ना, रो प्लाजा हो सकता है बढ़ाओ, तो कस्टमर उधर शिफ्ट कर देंगे, 50% सेल इस प्लाजा की कम हो जाएगी। इंपेयरमेंट इंडिकेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसीलिए हमने देखना जब फेयर वैल्यूज कम हो जाएं, इस तरह की सिचुएशन में फर्क आ जाए, तो इंडिकेशन होती है कि ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग है जी। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। बात किसी एरिया में अगर कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा हो जाए ना, तो वैल्यू कम होने की वजह ज्यादा भी बढ़ती है, ठीक है? ये तो उसने क्वेश्चन में बता दिया था कि कस्टमर उधर डाइवर्ट होंगे, इसलिए इंडिकेशन 12 जी। और की क्वेश्चन अच्छा, अब ये असल में रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस होती है चीजें, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सर आपने कहा ऑडिटर खुद भी चेकिंग करेगा, ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन भी। देखिए आवाज आ रही है हाइब्रिड क्लास से, मैं सिर्फ इसका आंसर कर दूं फिर आपकी तरफ आता हूँ। ये खुद ऑडिटर चेकिंग कर रहा है, ये मैनेजमेंट से बोल रहा है लिख के दो कि आपने ठीक काम। क्वेश्चन इनका ये है कि अगर इन दोनों में फर्क हो जाए, मैनेजमेंट ने कहा है हमारा सब कुछ ठीक है, हमें उसमें कुछ गड़बड़ मिल जाए, फिर क्या होगा? इसको हम कहते हैं डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जब मैनेजमेंट ने कोई एक रिप्रेजेंटेशन दी है और हमें एविडेंस से पता चले कि इस रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है ये, तो इसे क्या बोलते हैं? डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इससे दो रास्ते निकलते हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन अनजाने में गलत दी गई या जानबूझ के गलत दी गई। अनजाने में गलत दी गई, इसका मतलब कंपिटेंस का इशू है, रिस्क हमारा फिर भी बढ़ेगा, लेकिन वो रिस्क ऑफ एरर होगा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नॉर्मल। और अगर जानबूझ के हमें पता चले गलत दी गई रिप्रेजेंटेशन, तो फिर इसको फ्रॉड इंक्रीज होगा, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होंगे, एक्सट्रीम केसेस में हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये पूरा एडवांस का कांसेप्ट है जो मैंने इधर आपको सिखा दिया है कि जब रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो अदर एविडेंस के साथ, क्या हो? इन अदर एविडेंस के साथ, तो क्या करना है? तो हमने देखना है वो किस वजह से है, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। और की क्वेश्चन जी, हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चे? जी जी जी। डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड रिव्यू फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट में लिखा हुआ है, डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड रिव्यू फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट सब्सिक्वेंट टू रिकॉग्निशन। इसी का मतलब पूछ रहे मेरे भाई जी। भाई यही क्वेश्चन है ना, किसको एक्सप्लेन कर दूं? ओके। डिस्कस विद मैनेजमेंट का मतलब ये है एंड रिव्यू फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट कि हमने देखिए रिकॉग्निशन होगी डेवलपमेंट कॉस्ट की, उसके बाद डेवलपमेंट आपने एक एसेट को कैपिटलाइज कर दिया ना, डेवलपमेंट कॉस्ट को, प्रोडक्ट को, उसके बाद बहुत से ऐसे इवेंट्स या कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इंपेयर्ड हो जाए। जैसे हमने एक न्यू मॉडल मोबाइल का लॉन्च किया, मे बी कंपेटिटर उससे बेहतर वेरिएंट लॉन्च कर दे, मे बी जो कस्टमर्स है उनका ट्रेंड, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, वो इस मॉडल को पसंद ना करे। तो इस तरह की सिचुएशन में वो प्रोडक्ट तो जाहिर है वो इंपेयर्ड होगी जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी।
तो यहाँ पे डिस्कस का मतलब है वो ये मैनेजमेंट से पूछ रहा है कि बताइए आपको कोई इस तरह के इवेंट के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि कंपैरेटिव ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की हो, कस्टमर के जो फोकस है वो चेंज हो गया हो, ठीक है। अगर तो इस तरह की बात है तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट होगी। और फिर कह रहा है सिर्फ डिस्कस नहीं करना, आपने खुद भी चेक करना है क्या मार्केट में ऐसी सिचुएशन राइज हुई जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेल होना कम। बाज़ वक़्त मार्केट में प्रोपेगेंडा भी आ जाता है कोई इस तरह का, भाई इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल हुई हैं जो गलत है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों से काम लिया गया फैक्ट्री में, ये मोबाइल जो है जब बनाया गया है चाइल्ड लेबर यूज किया गया। यहाँ बात अगर कोई फूड वाली आइटम्स हो उसमें इस तरह के प्रोपेगेंडा भी आ जाता है, या समटाइम हो सकता है ठीक हो कि जी जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, हराम चीजें इस्लामिक कंट्री में यूज की गई इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो फिर वो जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, ज़ाहिर प्रोडक्ट तो सेल नहीं होगी, फिर उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की है वो भी इम्पेयर करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं मैनेजमेंट से भी डिस्कस करो कि मैनेजमेंट से पूछो कोई इस तरह की चीजें आपको पता है, और अगर मैनेजमेंट से पूछ लिया उसके बाद क्या चुप करके बैठ जाओ। कह रहा है खुद भी हालात का रिव्यू करो, हालात का जायजा लो, अगर इस तरह का कोई इवेंट है तो उसमें इम्पेयरमेंट लॉस जरूरी है रिकॉर्ड करना। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अच्छा, अब पास पेपर के कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिलहाल मैं वॉल्यूम 1 कर रहा हूँ, वॉल्यूम 2 हम बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा लेक्चर के एंड पे, तब अगर टाइम मिला तो, वरना बाद में हमने प्रैक्टिस तो करनी है जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर ब्रीफली स्टेट टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा कुछ चीजें हैं जैसे वो क्वेश्चन सामने आता है ना फिर एक्सप्लेन करे तो समझ में आती है, तो इसीलिए मैं कुछ चीजें ऐसी होगी, कंसेप्ट बिल्ड हो गया हमारा, अब एग्जाम में कैसे हमने इसको टैकल करना है ये जब कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे ना तभी आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निक्स। यहाँ पे क्वेश्चन 4 पढ़िए, ब्रीफली स्टेट टेस्ट ऑफ डिटेल्स फॉर वेरीफाइंग द वैल्यूएशन असर्शन ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट वेयर द कंपनी फॉलोज रीवैल्यूएशन पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ सच एसेट्स। आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है भी इजी, लेकिन इसको इंटरप्रेट आपने सही जगह पे कैसे पहुंचना है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली चीज, आपने क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लगा लिया कि ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है। कैसे अंदाजा लगाया? लफ्ज टेस्ट ऑफ डिटेल से, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल आपको पता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक हिस्सा है, तो मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल पूछे मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछा। हाँ इतना हमें पता चल गया सब्सटेंटिव प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर भी आते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी आते हैं। हमने एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लिखने, यानी वो जो डेप्रिसिएशन का होता था, रेट कैलकुलेट करके कंपेयर करो, इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करो, इस तरह की चीज एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लिख। और ये इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे हर एरिया के अंदर मोर देन 90% प्रोसीजर जो है ना वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ही हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल इक्का दुक्का प्रोसीजर होते हैं जिसमें कहते हैं कंपेयर करो या रेशियोज कैलकुलेट करो, ठीक। तो टेस्ट ऑफ डिटेल से पता चल गया, या टेस्ट ऑफ डिटेल होगा या बाज़ औक़ात कहता है ऑडिट प्रोसीजर्स, ये अल्फाज नोट करने, ऑडिट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये यूज करता है। तो इसका मतलब है ये हमारा चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल बताने हैं, चैप्टर पता चल गया, एरिया नहीं पता चला, फिर क्या करें? एरिया कहां से पता चल रहा है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट से, इसको अंडरलाइन करें, इससे हमें पता चल गया एरिया कौन सा। टेस्ट ऑफ डिटेल से पहुंचे चैप्टर के ऊपर, टेंजिबल नॉन करंट एसेट से पहुंचे उस एरिया के ऊपर। लेकिन अभी भी कंप्लीट एनालिसिस हमने नहीं किया, क्यों भाई? टेंजिबल नॉन करंट एसेट के अंदर तो बहुत से टॉपिक्स हैं, क्या हमने सारे का सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस करना है? या कोई ये अहम चीज सुनिए, अहम चीज सुनिए, आज से कोई 10-12 साल पहले जो क्वेश्चंस आईकैप पूछा करता था सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में, वो अमूमी तौर पे एरिया के कंप्लीट प्रोसीजर होते थे, वो ज्यादा नंबर के साथ पूछा करता था, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। पुराने क्वेश्चन आपको कोई 15-15 नंबर के भी शायद नजर आए, 12-15 नंबर। अब आईकैप इसने मार्क्स के साथ क्वेश्चन नहीं पूछता, कहता है मैं पूरा एरिया क्यों पूछूं, मैं उस एरिया के अंदर एक छोटा पार्ट पूछ लेता हूं। सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करना चाहता है ना, अगर किसी एक ने 80% याद किया, सबसे मुश्किल चीजें छोड़ दी हैं, आईकैप पूरा एरिया पूछेगा तो जिसने मेहनत की है वो 20% याद किया उसमें, और मेहनत ना करने वाले में थोड़ा ही फर्क रह जाएगा ना। तो आईकैप कहता है बजाय ये कि मैं सारा एरिया पूछूं, मैं उसमें से पार्शल पूछ लूंगा, छोटा हिस्सा, और अक्सर वो वाला हिस्सा पूछता है जो मुश्किल होता है, कि जिसने मुश्किल वाला याद किया उसने बाकी भी याद किया होगा। तो याद रखिएगा, अब आपको जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स देगा 99% श्योर है कि वो पूरा एरिया नहीं पूछेगा, उसका कोई एक पार्ट पूछेगा। क्लियर? और मोर देन 90% श्योर है कि वो जो पार्ट पूछेगा सीधा सीधा नहीं पूछेगा, उसकी छोटी सी 4-5 लाइंस की केस स्टडी बना के पूछेगा। ये असूल याद रखिएगा। फिर से जब चैप्टर पूछेगा ना, या टेस्टिंग कैसे करेगा, नंबर 1 पूरा एरिया नहीं पूछेगा, फिर क्या पूछेगा, वो उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट पूछेगा। वो पार्ट हो सकता है कोई स्पेसिफिक असर्शन हो, या हो सकता है कि कोई छोटा सा उसका हिस्सा हो, जैसे मे भी वो फिक्स एसेट के बारे में वो सिर्फ हमसे डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट के प्रोसीजर पूछ ले, असर्शन वैल्यूएशन की या रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर पूछ ले, या हो सकता है वो एडिशन ऑफ फिक्स एसेट के प्रोसीजर पूछ ले। अब एडिशन ऑफ फिक्स एसेट बेसिकली असर्शन नहीं है कोई इन इटसेल्फ, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट है पूरे एरिया का। क्लियर? हो सकता है इंटेंजिबल के सारे प्रोसीजर ना पूछे, सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट पूछ ले। अब बेसिकली इंटेंजिबल्स के एरिया को अगर आप देखिए, उसने असर्शन वाइज नहीं बताया होगा, उसके 3 पार्ट्स बनाए हैं।
तीनों पार्ट से पूछेगा, क्या करेगा? सिर्फ एक पार्ट। तो जिन एरियाज की एजर्शन है उनमें हो सकता है किसी स्पेसिफिक एजर्शन को पूछ ले बस, और जिन एरिया में एजर्शन नहीं है उसमें कोई एक पार्ट पूछ ले। ये समझ आई आपको? फिर से अहम चीज है, ये पूरे चैप्टर के लिए अहम है। इस चैप्टर में से जब क्वेश्चन पूछेगा, नंबर 1 पूरा एरिया नहीं पूछेगा, नंबर 2 पार्ट ऑफ कोई स्पेसिफिक पार्ट या स्पेसिफिक एजर्शन पूछ लेगा, ठीक है? स्पेसिफिक पार्ट या, और फिर इसके बाद अगली बात क्या कि वो रिप्रोडक्शन नहीं पूछेगा, उसको शक्ल केस स्टडी की देगा। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ेंगे पता चल जाएगा आपको। जैसे इसरा के क्वेश्चन नहीं देता, ये आज से 3 4 5 साल पहले तक दिया करता था इसरा के क्वेश्चन। पिछले 2.5 से 3 साल में उसने इसरा के क्वेश्चन देना छोड़ दिए। एक था 15 साल पहले की टेस्टिंग, 10-15 साल पहले की टेस्टिंग, उसमें क्या होता था? पूरा एरिया। एक टेस्टिंग 4-5 साल पहले तक की, उसमें क्या होता था? एक पार्ट पूछता था, लेकिन वो सीधे तरीके से पूछता था। अब लेटेस्ट टेस्टिंग क्या है कि पार्ट पूछेगा और उसको केस स्टडी की शक्ल बना के पूछेगा, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसलिए याद रखें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में याद रखें, टिप बता रहा हूं आपको अगर आपको समझ आ गई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में असल स्किल ये नहीं है कि आपने ये सारी लिस्ट में से कितने प्रोसीजर याद कर लिए। याद करना तो रिक्वायर्ड ही नहीं बोला, पढ़ना रिक्वायर्ड है, बार बार पढ़ना है, पढ़ना है बार बार पढ़ना है, याद नहीं करना। पढ़ना है बार बार पढ़ना, याद नहीं करना। असल स्किल याद करना नहीं है, असल स्किल है जो उसने केस स्टडी दिया ना, उसको पढ़ के डिसाइड करना किस एरिया का कौन सा पार्ट पूछ रहा है। असल स्किल क्या है अभी बता रहा हूं। केस स्टडी देगा, केस स्टडी पढ़ के डिसाइड करना है किस एरिया का कौन सा पार्ट पूछ रहा है, ठीक है? तो ये बहरहाल पुराना क्वेश्चन है, 4-5, लेकिन फिर भी है, हम कम से कम इसने आपको ये सिखा दिया। पूरा एरिया नहीं पूछूंगा भाई, स्पेसिफिक पार्ट पूछूंगा। स्पेसिफिक पार्ट कौन सा पूछा है, कैसे पता चल रहा है? वेयर द कंपनी फॉलोज रीवैल्यूएशन पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन, यानी वो कह रहा है वैल्यूएशन एजर्शन के प्रोसीजर बताओ, वैल्यूएशन एजर्शन। अच्छा, अगर वैल्यूएशन एजर्शन कह के यहां पे बात खत्म कर देता ना, वैल्यूएशन एजर्शन यहां पे बात खत्म कर देता, मैं डेप्रिसिएशन की तरफ जाता, मैं इंपेयरमेंट की तरफ जाता, मैं उसकी तरफ, क्योंकि वो भी वैल्यूएशन की एजर्शन ही है। लेकिन आगे उसने स्पेसिफाई कर दिया रीवैल्यूएशन, इसका मतलब है मैंने किस तरफ जाना है? रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर की तरफ। 8 मास क्लियर हुई ये बात? अहम सवाल अब, क्या मुझे रीवैल्यूएशन में तीनों हेडिंग्स लिखनी है कि सिर्फ तीसरी वाली लिखनी है? तीनों हेडिंग लिखनी है, बल्कि पहली और दूसरी हेडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन भी लिखनी है एग्जाम में। अभी आप वो नहीं लिख सकेंगे क्योंकि अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा। जो जनरल पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स भी लिखने हैं, अभी वो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पढ़ा नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट लिखने हैं, वो तो भी इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। क्लियर जी? चलिए आगे चलते हैं। इससे जो आपने अब अहम चीजें सीखी है ना, इसके साथ कहीं पे लिख लें। आई कैप पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा, केस स्टडी की शक्ल में पूछेगा। पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा, केस स्टडी की शक्ल में पूछेगा। पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा, केस स्टडी की शक्ल में पूछेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5, इसको पढ़ते हैं। अब ये देखिए, केस स्टडी की शक्ल है, ठीक है? अब आपने खुद बताना है, पूरा एरिया पूछा कि पार्ट ऑफ द एरिया पूछा। एंड पे ये पढ़ने के बाद एंड पे आपसे 2 सवाल पूछने मैंने, पूरा एरिया पूछा कि पार्ट ऑफ द एरिया पूछा, और सीधा या कि केस स्टडी की शक्ल दी छोटी सी। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ रावी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2011। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 200 मिलियन एंड टोटल एसेट्स इतने। ये फिगर उसने किस लिए बताई है? ताकि आप मटेरियलिटी कैलकुलेट करके बता सके कि ये मैटर सिग्निफिकेंट है कि नहीं। क्योंकि देखें, प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले इवैल्यूएट करना होता है कि ये मैटर क्या है और सिग्निफिकेंट है कि नहीं। कोड ऑफ एथिक्स में भी यही अप्रोच थी, डायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे नहीं जाते थे, सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करते थे। ये मसला कितना सिग्निफिकेंट है, प्रोसीजर उस लिहाज से बताए जाते हैं ना। तो यहाँ पे उसका मकसद क्या? प्रॉफिट देने का मकसद मटेरियलिटी कैलकुलेट करके इस इशू की अमाउंट के साथ कंपेयर करें। कह रहे आरपीएल हैज बीन अवॉर्डेड। अच्छा, ये कंपनी का वर्जन, इसमें किसी हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही कि किस एरिया के बारे में पूछ रहा है। आरएल हैज बीन अवॉर्डेड ए 20-year पेटेंट राइट्स फॉर ए न्यू ड्रग विद ए ब्रांड नेम ऑफ Dancol. द ड्रग हैज बीन डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹400 मिलियन। पूरे क्वेश्चन में अगर आप में से मैं कहूं एक लफ्ज सबसे अहम, डेवलप्ड, इसको अंडरलाइन करें। और अगर मैं कहूं 2 अहम लफ्ज आइडेंटिफाई करें, दूसरा कौन सा होगा? डेवलप करा के पेटेंट करवाया, पेटेंट के लिए 400 मिलियन दिया। क्लियर? इसका मतलब हमने प्रोसीजर कौन से लिखने हैं? डेवलपमेंट कॉस्ट के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप्ड। मेरा क्वेश्चन सुने, प्रोडक्ट इस साल डेवलप हुई है कि पिछले साल? कैसे लिखा है पिछले साल हुई है? 2012 में भी ये प्रोडक्ट थी। कैसे पता चला 2012 में भी प्रोडक्ट थी? इस साल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसी साल में, यानी जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं, जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट उसी साल डेवलप हुई है या प्रीवियस ईयर में? कितने स्टूडेंट का ख्याल है उसी साल सेम ईयर में? कितनों का ख्याल है प्रीवियस ईयर में? सेम ईयर में डेवलप हुई है। इसीलिए नहीं, एसेट बढ़ रहे, ये इंडिकेशन नहीं है। क्वेश्चन में अगर पिछले साल हो ना तो क्लियरली बताता है कि ये पिछले साल का इवेंट है, वरना जो भी इवेंट बता रहा होता है वो सारे क्या होते हैं? इसी साल के होते हैं। ठीक है? कंपनी चेंज डिस्काउंटिंग पॉलिसीज, अगर ये नहीं बताता ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? पिछले साल की थी कि इस साल कर रहा है? इस साल कर रहा है। वैसे तो उसे स्पेसिफाई कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करता तो उसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन इस साल की है, इस साल की शायद करे शायद ना करे, पिछले साल की होगी तो जरूर हाईलाइट करेगा इसको।
कह रहा है आइडेंटिफाई द मैटर दैट यू शुड कंसीडर इन द अबव सिचुएशन एंड स्टेट द ऑडिट एविडेंस यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन योर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2013। दो रिक्वायरमेंट्स है, एक नहीं है। मैटर यू शुड कंसीडर, एक तो मैटर यू शुड कंसीडर को अंडरलाइन करें और फिर एक ऑडिट एविडेंस को अंडरलाइन करें। ऑडिट एविडेंस का मतलब प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर्स बताओ, ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और मैटर यू कंसीडर, ये आपको याद होगा चैप्टर 4 में मैंने बताया था मैटर टू कंसीडर का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट द सिचुएशन का मतलब क्या होता है, चैप्टर 4 में बताया था। मजाल आपको याद हो नहीं सकता याद हो भाई। 500 स्टूडेंट भी होना तो शायद 10 या 12 को पता होगा। इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, स्कोप लिमिटेशन होती है, ये आइडेंटिफाई द मैटर्स, इवैल्यूएट, हमने देखना है कि ये मसला मैटर क्या है और ये देखना है इसका इंपैक्ट क्या है। वो जो स्कोप लिमिटेशन या मिस स्टेटमेंट की डिस्कशन हम इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वाले सेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मटेरियलिटी के साथ कंपेयर करके बताना है सिग्निफिकेंट मैटर है, और फिर ये बताना है कि डेवलपमेंट कॉस्ट यानी मेजर बेसिक इशू डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज हुई, ये अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा हो फिर कैपिटलाइज करनी चाहिए। ऑडिट एविडेंस क्या क्या होगा, अभी आपने कौन से प्रोसीजर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा, सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट का। और क्या छोटी सी केस स्टडी की उसने शक्ल दी है, लेकिन क्या आप पहुंच गए हैं कि इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट लिखना है, इसमें गुडविल तो नहीं लिखना, इसमें अदर इंटेंजिबल्स तो नहीं लिखने। इसी तरह की केस स्टडी छोटी सी अगर दे तो क्या आप रेलिवेंट एरिया और उसके स्पेसिफिक पार्ट पर पहुंच जाएंगे। ये स्किल डेवलप करवानी है आपने, ये इसको टिक कर, ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम लेवल का। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। सब एरिया फर्क हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा इस तरह का होगा। आप पेटेंट करवा रहे हैं लेकिन ज्यादा फोकस उसका तो डेवलपमेंट का, पेटेंट वाले भी लिख सकते हैं, शाबाश। उनका सर इसमें पेटेंट भी करवा रहे हैं, पेटेंट वाले भी लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ इससे एक नई चीज सीखी जो मैंने आपको वॉल्यूम 2 की स्टडी में सिखानी थी, लेकिन अभी बता रहा हूं नई चीज सीखी। क्या, एक क्वेश्चन के अंदर 2 एरियाज यहां पार्ट हो सकते हैं, 2 एरियाज यहां पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक केस स्टडी में उसने कहा न्यू प्रोडक्ट डेवलप की गई है ड्यूरिंग द ईयर और ईयर एंड से पहले कंपेटिटर ने उसका बेटर वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर भी आएंगे क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट से आगे हुए, और इंपेयरमेंट के प्रोसीजर भी 2-3 डिस्कस करने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या यहां पे उसने इंपेयरमेंट की बात की है डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर? बात की तो है, डिस्कस विद मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं की। अब एग्जाम में अगर वो 3-4 नंबर के साथ पूछ लेता है डेवलपमेंट कॉस्ट इंपेयरमेंट, क्या करें, क्या करें? इधर तो 1 नंबर है, छोड़ दें, क्या करें बताएं? जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल, उसकी इंपेयरमेंट के जो प्रोसीजर हैं उनको सामने रखते हुए इसकी इंपेयरमेंट के प्रोसीजर बता सकते हैं। कोई उधर assumption थी, इधर assumption नहीं होगी, उधर वैल्यू यूज थी, इधर वैल्यू यूज नहीं होगी, ठीक है, उधर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इधर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, वही प्रोसीजर। देखिए इंपेयरमेंट किसी भी एसेट की हो, सोचें जरा सोचें, वो प्रोसीजर तो सेम होंगे ना। अब उससे क्या हर जगह जहां पे इंपेयरमेंट हो इंपेयरमेंट के प्रोसीजर बताने चाहिए भाई, हर जगह। तो अगर एग्जाम में आपसे डेवलपमेंट कॉस्ट की इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिख दे 4 नंबर के साथ, आप तो कहेंगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? बताए गौर से सुनिएगा मेरे पास, किताब में इंपेयरमेंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर नहीं बताए हुए, लेकिन अगर वो पूछ लेता है ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने सिमिलर टेक्निक हमें किसी और जगह सिखाई हुई है, उसको यूज कर सकते हैं। अब इसलिए मैं कहता हूं यहाँ पे रट्टे पे फोकस ना करें। जिसने रट्टा लगाया होगा ना उसका क्या जहन, उसको दिमाग बताएगा इधर है, वो तो इधर घूमे, नहीं पता चलेगा। जो कंसेप्चुअली लेके चला होगा ना वो पहुंच जाएगा। हो सकता है सारे प्रोसीजर ना बता सके, 3 बता दे, 2 बता दे 4 में से, लेकिन इसके पास होने का चांस है, बढ़ जाएगा। लेकिन जिसने सिर्फ रट्टा लगाया होगा वो नहीं। तो कोशिश करें इसको कंसेप्ट बार बार पढ़े, बार बार पढ़ने को कह रहा हूं, रट्टा लगाने को नहीं कह रहा, दोनों में फर्क है भाई। क्लियर हो गई ये चीज? तो इसमें हमने ये सीखा आज के अभी तक के लेक्चर में कि हमसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेगा, हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्या सिखाया? पूरा एरिया नहीं पूछेगा, पार्शल पूछेगा, केस स्टडी के शक्ल में पूछेगा, और एंड में भाई ने सवाल पूछा जिससे हमने एक नई चीज सीखी कि वो 1 से ज्यादा एरियाज अभी पूछ सकता है एक पार्ट में। चलिए अब चलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में क्या कहता है? कह रहे हैं इन्वेंट्री बोर्डेड एरिया किस लिए? क्योंकि अमूमी तौर पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो ना तो इसकी अमाउंट हाई वैल्यू होती है। एग्री करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन सर्विस सेक्टर में नहीं होगी इन्वेंट्री होती है। एंड हाई रिस्क आइटम, रिस्की आइटम क्यों होती है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री को अमूमी तौर पे फिक्स एसेट से ज्यादा रिस्की बोला जाता है। चोरी होने का खतरा होता है, फिक्स एसेट अमूमी लार्ज इन साइज है, वो नहीं चोरी होता जल्दी आसानी से, और ऑब्सोलीट होने का भी खतरा है, ये जल्दी ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है? क्यों? इन्वेंट्री में भी स्टोलन में बिकम ऑब्सोलीट, इन्वेंट्री में भी कम्प्लेक्स एरिया रिक्वायरिंग नीड ऑफ एक्सपर्ट। बात कुछ इन्वेंट्री, हर इन्वेंट्री नहीं, कुछ इन्वेंट्री एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। किसी ज्वेलर के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाएं, साथ में कुछ सुनार लेके जाना पड़ेगा जो बताएगा कि ये हम तो चमकती चीजें होंगी सारी, उधर सारी सोना थोड़ी होती है, तो सोना है कि नहीं कौन बताएगा?
ना पता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है बाजू का, तो कंप्यूटर चिप्स होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो भी बन रही है, हमें तो कंप्यूटर के साथ लगाते हैं फिर पता चलता है कि 1 TB की है कि 2 TB की है। लेकिन अगर इन प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, तो आपको सिर्फ वो चिप देख के क्या पता चल सकता है, वो चिप तो लगाएगी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि अभी पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो इस तरह के स्पेशलाइज नेचर के बिजनेस में हमें एक्सपर्ट को भी साथ ले जाना पड़ता है। हो सकता है यहाँ पे एक्सपर्ट भी आ जाए किसी जगह पे प्रोसीजर में। डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आल्सो भी डिफिकल्ट था, हाँ बिल्कुल। खास तौर पे उस सूरत में जब आप ये रेंट पे ना करें, आगे पीछे करें किसी डेट पे, या क्लाइंट का स्टॉक वेरियस लोकेशन पे मौजूद हो, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी के पास है स्टॉक, या स्टॉक किसी ऐसी जगह पे है जहां पे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। हो सकता है कि नहीं, बाजू का ज़ेर ज़मीन स्टॉक भी होता है, मिनरल रिसोर्सेज कंपनीज वगैरह, ठीक है। ये जो तेल के कुएं होते हैं, ये कोई ऐसी ऑयल कंपनी गाइड करने के लिए चले जाएं, वो तो एक तरह से उनकी इन्वेंटरी बनाना के उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मसला है कि नहीं है। सुई गैस SNGPL गाइड करने के लिए चले जाएं, भाई कितने सुई गैस के ज़ाहिर है, मुश्किल है। एक्सपर्ट भी लेंगे, एक्सपर्ट को एंगेज करना पड़ेगा, कोई ना कोई इंजीनियर वो अपने हालात वगैरह लगा के बताए, तो सम टाइम मुश्किल होता है। हेयर फोकस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसके ऊपर है, एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन। इन्वेंटरी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं क्योंकि चोरी का खतरा है, और वैल्यूएशन सही है कि नहीं यानी ऑब्सोलीट होने का खतरा है। इस कमेंट्री से ये स्टार्टअप है, एग्री करते हैं आप बातें, ठीक है। अच्छा आप देखिए उसने हमें प्रेजेंट कैसे किया है, ये असर्शंस दे दी, और असर्शंस के बाद उसने इन्वेंटरी काउंट, असर्शन पूरी हो गई, फिर उसके बाद उसने कुछ स्पेसिफिक एरिया बताए हैं इन्वेंटरी काउंट कैसे करनी है। इन्वेंटरी काउंट आपने नहीं किया होगा कभी इन्वेंटरी काउंट, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पहले असर्शन के साथ बढ़ते हैं, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन असर्शन। अब देखें सिंपल होना है, जो असर्शन ज्यादा अहम हो उसके प्रोसीजर भी ज्यादा होते हैं, तो इसमें चूंकि वैल्यूएशन ज्यादा अहम है इसलिए उसने इसके प्रोसीजर भी ज्यादा बताए हैं। जब कभी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन जहन में आए, क्या जहन में आता है, इन्वेंटरी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है अगर इसकी करेक्ट वैल्यूएशन आप डिटरमिन करना चाहते हैं, दो चीजें ध्यान में रखें, कॉस्ट और एनआरवी। एग्जाम में अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया ना, अगर जो कि मुमकिन तौर पे आता नहीं है, तो आपने देखना है कि वो क्या करे। अगर वो कहता है बताओ हाउ वुड यू इंश्योर दैट इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, आपने कॉस्ट के प्रोसीजर भी बताने हैं, एनआरवी के प्रोसीजर भी बताने हैं। और अगर वो कहे कि इन्वेंटरी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है, अब आप इसकी करेक्ट वैल्यूएशन के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, सिर्फ एनआरवी। ये थोड़ा सा आपने डिसीजन करना होगा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि सिर्फ वैल्यूएशन एनआरवी के प्रोसीजर लिखने हैं या कॉस्ट और एनआरवी दोनों के प्रोसीजर। सिंपल क्या, अब देखिए ऊपर कॉस्ट के प्रोसीजर है, नीचे एनआरवी के, ठीक है। ये दोनों कॉस्ट के हैं और ये एनआरवी के। कह रहे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल, ये है रॉ मटेरियल, यानी जो चीजें आपने बाय की, यूं समझ लीजिए ये है जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसके लिए, या मैन्युफैक्चरिंग में जो बिजनेस का रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो। क्योंकि जो वर्क इन प्रोसेस या मैन्युफैक्चर यानी फिनिश गुड होती है ना, इसमें और इसकी कॉस्ट में क्या फर्क है भला। रॉ मटेरियल या ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ परचेज प्राइस आएगी, आपने सिर्फ उसको चेक करना है। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक है वो चाहे वर्किंग प्रोसेस हो चाहे फिनिश गुड हो, उसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, तीनों को कॉस्ट को चेक करना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। कह रहा है टेस्ट वेदर वैल्यूएशन मेथड इज कंसिस्टेंट विद IFRS। और अब देखिए मैं रूटीन के जो प्रोसीजर है ना, जैसे कंपेयर विद इंडस्ट्री, कंपेयर विद प्रायर ईयर, चेक मेथड इज करेक्टली अप्लाइड, इस तरह की चीजों को ज्यादा डिटेल नहीं किया करूंगा, आगे एरियाज में आएंगे, ये रूटीन वाली चीज है। जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। कह रहा है देखो जो कैलकुलेशन हुई है FIFO या वेटेड एवरेज के मुताबिक ही हुई है, LIFO के मुताबिक तो नहीं हुई, क्योंकि LIFO मेथड लाउड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर सैंपल बेसिस के ऊपर कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेंटरी को, अब इन्वेंट्री की कॉस्ट चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे बताइए, कैसे चेक करेंगे। इन्वेंट्री की कॉस्ट के साथ परचेज इनवॉइस के साथ चेक कर लेंगे। क्लाइंट से पूछेंगे बताओ भाई पहले कैलकुलेशन दिखाओ FIFO के मुताबिक ठीक है, और जो लेजर कार्ड में जो भी इन्वेंट्री इन हो रही है, लेजर कार्ड देखा बनाना आता है ना अकाउंटिंग में, कितने स्टूडेंट ने लेजर कार्ड बनाया हुआ FIFO या वेटेड एवरेज वाला, और याद भी है, कितने स्टूडेंट को याद नहीं है वो लेजर जिसमें रिसीट्स होती थी, इशू होती थी और एंड में बैलेंस होता था। तो ये असल में जो एंड में बैलेंस होता है ना, वो आता है हमारा बैलेंस शीट में। तो उसके लिए हमने चेक करना है कि क्या FIFO या वेटेड एवरेज के मुताबिक ही बना है, और जो भी इन्वेंट्री इन हो रही है, जो कॉस्ट है परचेज प्राइस के साथ मैच करते करें। अच्छा ये तो हो गया हमारा जो परचेज किया। जो मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री होगी वर्किंग प्रोसेस या फिनिश गुड, उसमें एक नहीं तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी, मटेरियल, लेबर। बताइए मटेरियल को किसके साथ कंपेयर करेंगे, इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस के साथ। लेबर को किसके साथ, ये रोल ने काम किया। और ओवरहेड्स को जो रेलिवेंट बिल्स वगैरह होंगे उनके साथ, पानी बिजली गैस के। यही प्रोसीजर है मेन। थोड़ी बहुत आगे वेरिएशन आएगी, कोई ये एक्सप्लेनेशन होगी, मेन कंसेप्ट यही ध्यान में रखना आपने। ट्रेडिंग बिजनेस है, कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस होगी, या रॉ मटेरियल है सिर्फ परचेज प्राइस होगी। वर्किंग प्रोसेस या फिनिश गुड है तो एक नहीं तीन चीजें होंगी। आपके प्रोसीजर में उन तीनों को कवर होना चाहिए, ये मेन कंसेप्ट है। बाकी प्रोसीजर एक आधा ऊपर नीचे हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। फिर एनआरवी कैसे डिटरमिन करेंगे, एनआरवी कैसे डिटरमिन कर... अच्छा ये कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं जो कि उम्मीद है कि आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि टाइम शीट ऑफ एम्प्लॉइज, ये पता है जहां पे किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया। अर्ली रेट
किस रेट पे पैसे दे, कैपिटलाइजेशन उसी रेट के मुताबिक होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड, एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, एक होता है एडमिन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को कहते हैं, ये कैपिटलाइज होंगे। और कौन से वाले ओवरहेड कैपिटलाइज हैं? एडमिन वाले नहीं होंगे, इसका ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, और एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी आपको पता क्या होता है? कैपिटलाइजेशन अमूमी तौर पे एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे होती है ना, स्टैंडर्ड रेट कि इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। अगर एक इन्वेंट्री फर्ज कीजिए 3 घंटे में बनती है तो 3 घंटों का एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से कैलकुलेशन एफओएच में ऐड होगा। हर यूनिट की अलग अलग एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी कैलकुलेट हो सकती है, तो एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके कैपिटलाइजेशन करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन रेट याद रखिए, रेट जो भी मैनेजमेंट यूज करे ना, ये लेटेस्ट वाले होने चाहिए। कुछ केस स्टडी में उसने ये मेंशन किया है कि आप रेट यूज कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन का 3 साल पहले वाला, क्या ये सही है कि प्रॉब्लम है? आगे चल के आप चैप्टर 12 स्टडी करेंगे कंट्रोल्स वाला, उसमें उसने कहा कि आप सप्लायर से चीजें खरीदते हैं और सप्लायर की लिस्ट 5 साल पहले अपडेट हुई थी। अब 5 साल में हो सकता है मार्केट में नए सप्लायर आ गए हो जो क्वालिटी वाली चीजें बेच रहे हो, क्या ये गुड कंट्रोल है कि बैड कंट्रोल है? बैड कंट्रोल, शाबाश। अच्छा, एनआरवी की वैल्यूएशन कैसे होती है? नेट कैसे डिटरमिन करेंगे कि इन्वेंट्री की एनआरवी सही है कि गलत? ये प्रोसीजर, लेकिन इस प्रोसीजर से पहले कंसेप्ट ये लिखेंगे कब? एग्जाम में इन्वेंट्री, क्योंकि ये तो पक्का है कि वो सीधा नहीं पूछेगा इन्वेंट्री की एनआरवी के प्रोसीजर बताओ, सीधा नहीं पूछेगा। आप मुझे बताइए स्टूडेंट, डिफरेंट स्टूडेंट, खासतौर पे हाइब्रिड वाले, कि एग्जाम में वो कौन सी ऐसी सिचुएशन हमें दे सकता है जिससे पता चलेगा कि इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कॉस्ट से रिड्यूस हो गई है। इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, कोई डिजास्टर आया जिसकी वजह से इन्वेंट्री डैमेज हो गई, करेक्ट। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, लेकिन सीधा नहीं बताएगा इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, कोई ना कोई वकूआ। हाइब्रिड क्लास में से बताइए, हाइब्रिड क्लास में से कोई स्टूडेंट बताए क्या क्वेश्चन में, अगर आप एग्जामिनर हो, आपने इन्वेंट्री की एनआरवी के प्रोसीजर पूछने हो, क्या सीधा प्रोसीजर पूछ लेंगे कि पहले कोई इंफॉर्मेशन देंगे जिससे पता चलेगा इन्वेंट्री अब गुड नहीं रही, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री काफी अरसे से नहीं बिकी, करेक्ट जी। एजिंग रिपोर्ट तो जो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री को एक्चुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितनी है वो प्रोसीजर है। हाँ, सेल्स रिटर्न, शाबाश, ये अच्छा प्रोसीजर है। सेल्स रिटर्न पेरिशेबल इन्वेंट्री है, कोई कंपेटिटर ने इनोवेटिव या बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, शाबाश, ये चीजें बताएगा। ये आपने सोचना है इस तरीके से। एग्जामिनर कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है, सिर्फ रटने के ऊपर टाइम नहीं लगाना, ये इस चीजों के ऊपर कि इस तरीके से हमसे खास तौर पे रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री जो है ना, बहुत अच्छा पॉइंट था, ये आई कैप केस स्टडी में बार बार पूछ रहा है। अगर कोई इन्वेंट्री रिटर्न हुई, किस वजह से हुई होगी? खराब है इसी वजह से हुई होगी, दूसरी रीजन भी हो सकती है, हो सकता है कलर डिफरेंट था इस वजह से उसे वापस कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि रिटर्न किस वजह से हुई है? अच्छा, चले जो लिखा होगा उसको तो पढ़ लेते हैं, पढ़े बगैर जजमेंट अप्लाई करें, इतने बड़े डिटेल बैठे हैं, पढ़े बगैर बताइए इन्वेंट्री वापस आ गई, आपने अब आइडेंटिफाई करना है कि इसे किस अमाउंट पे राइट डाउन करना है, ये तो पक्का है क्योंकि वापस आ गई, इसका मतलब है रेगुलर प्राइस पे सेल नहीं होगी। किस प्राइस पे राइट डाउन करना है, क्या वैल्यू एनआरवी चाहिए, कैसे डिटरमिन करेंगे? अब देखेंगे मार्केट में किस प्राइस पे बिकेगी, रिवाइज्ड करंट, या अगर ये रेंट के बाद इन्वेंट्री सेल हो गई है तो देखा जाएगा वो किस रेट पे सेल हुई है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और चीजें कुछ हो सकती है, किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं, बताओ भाई ये अब किस प्राइस, क्या दूसरी इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट हुई है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है कि ये जो फॉल्ट आया था, अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, सोचें, देखिए अगर तो उठने उठाने में इन्वेंट्री टूट-फूट हो जाए ना, वो तो सिर्फ उसी इन्वेंट्री में मसला है, उसी को एनआरवी में राइट डाउन करे। लेकिन सोचिए अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो तो सारी की सारी इन्वेंट्री फॉल्ट है, तो इसीलिए हमें कुछ दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो क्या, वो बता रहा है, कह रहा है रिव्यू प्रोसीजर ऑफ मैनेजमेंट टू कंपेयर कॉस्ट विद एनआरवी ऑफ ईच आइटम। कह रहा है पहले तो मैनेजमेंट के प्रोसीजर देख लो ना, मैनेजमेंट के क्या, ये अक्सर ये प्रोसीजर आएगा कि आप अपना काम शुरू करने से पहले मैनेजमेंट से पूछो आप कैसे करते हो, आपका मेथड क्या है? भाई हम तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ही लेंगे, आप बताएं आप कैसे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, कैलकुलेशन लेके हैं, हम तो गोइंग कंसर्न को असेस कर ही लेंगे। आप बताइए आपने कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई की है, उनका इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फ्यूचर में क्या होगा वो दिखाएं। हम तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, आप बताइए आपका क्या प्रोसीजर सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? भाई हम तो रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, डिस्क्लोज करवा भी देंगे, आप बताइए आपका, ये अक्सर ही आएगा। पहली चीज शुरू अक्सर मैनेजमेंट से ही करेगा प्रोसीजर को, क्या है मैनेजमेंट तुम बताओ तुम क्या करते हो, क्योंकि तुम्हारे ये इसलिए है कि अगर मैनेजमेंट सही काम कर रही है, इसके जवाब में मैनेजमेंट एक सिस्टम हमें बताए जो सही हो, तो हमारा रिस्क कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है, हम प्रोसीजर कम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट इसके जवाब में कोई ऐसा जवाब दे दे जो हमारे तसल्ली बख्श ना हो तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। हमने कहा मैनेजर तुम बताओ पहले तुम रिलेटेड पार्टी को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक रिलेटेड पार्टी होती क्या है, बस लग गई समझ, रहने दो, अब हमें प्रोसीजर ठीक। तो इसीलिए पहले रिव्यू पर मैनेजमेंट को बता दिया कि नहीं एनआरवी, इंक्वायर क्लाइंट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री एंड चेक रीजनेबलनेस ऑफ द बेसिस। मैनेजमेंट से पूछे भाई आप लोगों ने जो एनआरवी की कैलकुलेशन की वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी तो देखें
पहले मैनेजमेंट ने हर आइटम की इन्वेंट्री आइटम की कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करके लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी रूल लगाया होगा ना। पहले कह रहे हैं मैनेजमेंट से एनआरवी की कैलकुलेशन ले लो, इंक्वायर कर लो और देखो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के मुताबिक कैलकुलेशन की है। फिर चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री टू आइडेंटिफाई ऑब्सोलीट। क्यों फिजिकल कंडीशन, क्यों फिजिकल कंडीशन को अंडरलाइन कर लें, क्यों फिजिकली डैमेज टूटी फूटी आइटम का उनको अलग करो भैया, ये जल गई, ये टूट गई, खराब हो गई, हाँ जी, ये चेक वैल्यू फिजिकल कंडीशन। ठीक है, पेप्सी की बोतल का स्टॉक आउट करने के लिए वो देखा कुछ पेप्सी की बोतल ऐसी थी उनका कैप उतरा हुआ था, क्या करें अब इसको फिजिकल कंडीशन में, पी ले, कितनी पिएंगे, पहले दोस्त को मिलाए बाद में एंड पे देखेंगे 2 मक्खियां तैयारी होंगी, फिर क्या करेंगे। चेक अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न एंड क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर पर्टिकुलरली आफ्टर ईयर एंड। ये क्या कह रहा है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, पता है ना कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट में नहीं समझाऊं, समझाओ सुन ले, सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट एक ही चीज है, बस समझा दिया। मैंने ये कहा था समझाऊंगा, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि जितना को ऑडिट में काम आता है उतना, सारा नहीं, वरना डबल सब्जेक्ट के पैसे लूंगा अकाउंटिंग के भी। और ये मेरे सीनियर ने, मेरे दूसरा क्लाइंट था तो मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने मैं समझाया था कंसेप्ट। क्लाइंट आगे कहने लगा अच्छा भाईजान एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपको भी शायद हजम ना हो लेकिन अभी बता रहा हूं, आप अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ही तहजीब के साथ पेश आया करें, क्योंकि मैं सीफा भी पढ़ाता हूं ना, तो इसलिए एक्स तजर्बे की बात बता रहा हूं। बाज़ औक़ात अपने जिन क्लासमेट्स को आप समझ मिसबिहेव कर दे या ऐसे समझ वो आपसे ज्यादा पढ़ के क्वालिफाई पहले कर लेते हैं और फर्म में आपके सीनियर बन जाते हैं, यकीन कीजिए। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, कुल्हाड़ा भूल जाता है दरख्त नहीं भूलता। आप भूल चुके होंगे आपने क्या जुगत लगाई थी क्लास में क्या, लेकिन वो नहीं भूला होगा। और बाज़ औक़ात पूरा पूरा बदला, बाज़ औक़ात माफ भी कर देते हैं, बाज़ औक़ात पूरा पूरा बदला। तो याद रखें आज के आपके बैचमेट्स कल के सीनियर हो सकते हैं, इसलिए एहतियात लाजिम है। क्या एहतियात लाजिम है। तो क्या बात हो रही थी आगे आपकी मर्जी। हाँ, क्लाइंट आया कहने लगा, वो ना एक रजिस्टर ले आता था, छोटा क्लाइंट था, वो रजिस्टर ले आता था। तुम्हारी सीनियर थी, वो कहते रजिस्टर ये क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह। वो कहता मैडम ये बस हमने यही बनाया है, अब बाकी जो करना है आपने करना है। तो जब हमारे मैनेजर आए तो सीनियर ने कहा सर इनसे एक फीस ऑडिट की फीस नहीं लेनी, इनसे 2 फीस लेनी है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की अलग और एक ऑडिट करने की अलग। तो अगर अकाउंटिंग के कंसेप्ट उतने ही समझने हैं जितने के अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में टेस्ट होते हैं, तो फिर उसके लिए अकाउंटिंग की फीस अलग और ऑडिट की फीस अलग नहीं है। लेकिन वो मैं पढ़ा भी नहीं सकता, एक्सपर्टीज नहीं है ना मेरी, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जितना को ऑडिट में उसका रोल है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की बात बता दी ना, रिवैल्यूएशन क्या है। लेकिन रिवैल्यूएशन की डेबिट क्रेडिट की एंट्री वो तो मैंने नहीं समझाई, ना समझाऊंगा कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो क्या है, डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट क्या है, डिस्क्लोजर क्या है, वो क्यों ऑडिट में टेस्ट ही नहीं करता, सिर्फ इतना टेस्ट करेगा। रिवैल्यूएशन हुई तो वेरिफिकेशन के प्रोसीजर बताओ भाई, समझ रहे हैं मेरा स्कोप क्लियर होना चाहिए ताकि एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव हो सके। फिर क्या कह रहा है आगे, ऑब्टेन एंड इंस्पेक्ट एजिंग रिपोर्ट। में एजिंग रिपोर्ट किस लिए, अच्छा सॉरी ये सेल्स रिटर्न की बात ना, सेल्स रिटर्न में क्या मसला है, वापस डिफेक्टिव हुई है तो वापस हुई होंगी। फिर कह रहे हैं एजिंग रिपोर्ट ऑफ इन्वेंटरी। एजिंग रिपोर्ट क्या होती है, एजिंग रिपोर्ट बताइए क्या आपको। हाँ, एजिंग रिपोर्ट पता है ना क्या है, इन्वेंटरी की एजिंग रिपोर्ट कौन सी इन्वेंटरी कितनी पुरानी है। एजिंग रिपोर्ट सिर्फ इन्वेंटरी की बनती है, डेटर्स की भी बनती है, ये पता आपको। क्रेडिटर की भी बन सकती है कि कौन से डेटर या क्रेडिटर कितने पुराने हैं। जो बहुत ज्यादा पुराने हो उनको राइट ऑफ करता है, भूल जा। तो यहाँ पे जो इन्वेंटरी ज्यादा पुरानी है, एजिंग रिपोर्ट किस काम आती है, ज्यादा पुरानी इन्वेंटरी है, इसका मतलब क्या है ऑब्सोलीट है, इसी वजह से नहीं बिके। जब आप कंप्यूटर पे काम करें तो कंप्यूटर सिस्टम ऑडिट टेक्निक उसमें बड़ा आसान होता है। एजिंग रिपोर्ट तो कंप्यूटर पर आप सिर्फ इतना कहते हो भाई लिस्ट बना दो मुझे उस आइटम्स की जो पिछले 6 महीने में सेल नहीं हुई। वो 5 सेकंड के अंदर आपके सामने लिस्ट ले आता है, प्रिंट करके क्लाइंट को कहते हैं सबको राइट ऑफ कर। भाई जो इन्वेंटरी तेरी 6 महीने में सेल नहीं हुई वो आइंदा भी सेल होने का चांस नहीं है। वैसे बिजनेस पर डिपेंड करता है, लेकिन अमूमी तौर पे ज्यादा पुरानी इन्वेंटरीज को राइट ऑफ कर दे, इसलिए एजिंग रिपोर्ट देख रहे हैं। और डिस्कस रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन्वेंटरी विद मैनेजमेंट। भैया इन्वेंटरी पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़ गई है, बैलेंस शीट में पता है एनालिटिकल प्रोसीजर में सामने आई थी ये बात, किस वजह से बढ़ी है पूछो, क्योंकि सेल नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर वर्क इन प्रोसेस कंपेयर कॉस्ट इनकर टू डेट विद सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। वर्क इन प्रोसेस पता है एनआरवी का ये फार्मूला होता है। ठीक है, एक रियल केस क्लाइंट कहने लगा, ये जो बात इंटरनेट कंपनीज है ना, ये आपको पता है वो राउटर सेल करती हैं, तो वो राउटर सेल वो था, कंपनी की पॉलिसी ये थी 10,000 का राउटर खरीद के ना 2,000 का बेचते थे। हम कहते थे ये 2,000 का क्यों बेचते हैं, उन्होंने कहा इस घाटे में बेचते हैं, हमें भी पता है, लेकिन इसलिए क्योंकि जिसने राउटर खरीदा ना वो हमारा पक्का कस्टमर है, हर महीने वो पैकेज आएगा, वो हमसे पैकेज बाय करेगा, तो हम उसको बेसिकली कस्टमर बनाते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए बैलेंस शीट देखी, उसमें इन्वेंट्री थी यही यूनिट्स जितने भी अनसोल्ड थे 10,000 रेट पे, किस वैल्यू पे आने चाहिए थे 2,000 पे। तो लेकिन मैनेजमेंट के साथ हमारा बड़ा, ये लिस्टेड कंपनी थी, बड़ा अच्छा खासी डिबेट हुई। मैनेजमेंट ये कहती थी सर हम चाहे तो इसको 20,000 में बेच सकते हैं, लेकिन हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से इसको, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से 2,000 में बेचते हैं। तो हमने कहा स्टैंडर्ड IS 2 ने ये नहीं लिखा हुआ
कि किस वजह से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम होगी तो फिर राइट डाउन। सिंपल कहा, जो भी किसी भी वजह से सेलिंग प्राइस अगर आपकी डाउन है राइट डाउन करो। तो ये 12 भी आगे चलें। आगे सिंपल रूटीन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि परचेज और मैन्युफैक्चरिंग में मिस क्लासिफिकेशन ना हो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सारे सही हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सारी। अच्छा हाँ, इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे चेक करेंगे? फिक्स एसेट में राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे चेक किए थे ये मेरा भाई बताएंगे। टेंजिबल नॉन करंट एसेट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे चेक किए थे? डॉक्यूमेंट्स। अब देखें ये देखा सही है। हाँ, ये लैंड और बिल्डिंग और अदर इक्विपमेंट, उनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स, और जिनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, अच्छा यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं। इन्वेंटरी के मुंह में टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, क्या होता है? इनवाइसेस। तो यहाँ पे देखेंगे इनवाइसेस मौजूद है कि नहीं। और फिर कह रहा है बाद बात ऐसा होता है हमारी इन्वेंटरी क्लाइंट के पास, थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी की इन्वेंटरी हमारे पास भी ऐसे होता है कि नहीं? कब हो सकता है? कब हो सकता है? थर्ड पार्टी की इन्वेंटरी हमारे पास हो सकती है, उसे रिपेयर करवाने के लिए भेजियो में भी, या डिस्प्ले करने के लिए कि आप अपनी शॉप में डिस्प्ले। उसी तरह हमने हो सकता है थर्ड पार्टी को कहा कि भाई अपने गोदाम में कुछ अर्से के लिए हमारी इन्वेंटरी रख लो, जगह या हमने कहा डिस्प्ले करने के लिए रख दो। यहीं से आई कि आपने केस स्टडी बनाई। उसने कहा आपकी एक इन्वेंटरी सिंगापुर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी है क्लाइंट की, कैसे वेरीफाई करेंगे? सिंगापुर जाएंगे, शाबाश, चले मान लिया 4 में से 1 नंबर, आगे चले, दोबारा जाएंगे, दूसरा तीसरा फिर जाएंगे, ऐसा क्या आगे और क्या प्रोसीजर है? कंपोनेंट ऑडिटर, वीडियो कॉल, कंफर्मेशन लेटर भी तो सेंड कर सकते हैं। कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड कर सकते। उसके बाद वहां से सेल इनवाइसेस आए, उनको भी तो चेक कर ले भाई। ईयर एंड के बाद अगर सेल इनवाइस सेल होगी चीज तो इसका मतलब ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रही थी तो बाद में सेल हुई है। कॉमन सेंस। ईयर एंड के ऊपर डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, नहीं कर सके, लेकिन ईयर एंड के बाद कैश आ गया, एविडेंस मिल गया कि नहीं? और ईयर एंड के बाद कैश रिसीव, बट डेटर था ईयर एंड पे तो बाद में कैश रिसीव हुआ है ना। ये प्रोसीजर इस तरह सोचे। आगे बाकी रूटीन की है, ये उम्मीद है पढ़ेंगे समझ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीटनेस के 2-3 प्रोसीजर है। ये कंप्लीटनेस में कह रहा है, अच्छा ये आपको बताया हुआ जब एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से मैच करते हैं तो हमेशा कंप्लीटनेस की सेशन वैल्यू बताया हुआ ना, किसी भी एक रिकॉर्ड को किसी भी दूसरे के साथ, जैसे बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ कंप्लीटनेस, जैसे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट को सब्सिडी लेजर के साथ, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट को परचेज लेजर के सब्सिडी लेजर के साथ, जैसे फिक्स एसेट्स की अमाउंट को फिक्स एसेट रजिस्टर के साथ, जैसे स्टॉक की अमाउंट को जो बैलेंस शीट में आ रही है स्टॉक शीट के साथ। ये प्रोसीजर भी बहुत सी जगहों पे आएगा कि इसको इस चीज के साथ एग्री करो, आता है ना? ये लाइन पढ़ के मुझे पता है, समझ आ रही है? ऑब्टेन स्टॉक शीट एंड एग्री टोटल विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योर दैट इन्वेंटरी हेल्ड बाय थर्ड पार्टी एंड इन्वेंटरी हेल्ड एट अदर लोकेशन हैव बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा अब मुझे बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें कह रहा है थर्ड पार्टी की इन्वेंटरी को सेपरेट करो और एक्सक्लूड करो जो थर्ड पार्टी की हमारे पास पड़ी है। इसमें क्या कह रहा है? जो हमारी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है उसको इंक्लूड करो। ये कंप्लीटनेस में है। और ये फ्लोर टू लिस्ट क्या है? फिजिकली इन्वेंटरी उठा के लिस्ट में देखो है कि नहीं। और एग्जिस्टेंस कैसे होगी? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। ये एक प्रोसीजर ना अकेला इन सारे प्रोसीजर पे भारी है। फिजिकल वेरिफिकेशन, कभी फिजिकल वेरिफिकेशन किया आपने? तो चले मौका भी है, दस्तूर पे, हाँ बिल्कुल। आइए देख, दस्तूर यही परंपरा यही है ना, यहाँ पे फिर इसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये है सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर इन्वेंटरी। इन्वेंटरी अकाउंट का मतलब क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन। तो तैयार हो जाइए, अब हम सीखने लगे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होती है इन्वेंटरी। कहता है याद रखो कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ काम पहले करते हैं, कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान, कुछ बाद में। प्लानिंग पहले करनी है, असल फिजिकल वेरिफिकेशन तो ये ड्यूरिंग यही होगी ना, और कुछ काम बाद में। तो इन्वेंटरी अकाउंट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, बिफोर, ड्यूरिंग, बिफोर क्या कह रहा है? कह रहा है क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन देखो टू असेस इफेक्ट, क्योंकि हमने स्टॉक अकाउंट की चेकिंग करना हमारा सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस तो क्लाइंट का है ना स्टॉक अकाउंट करे। हम सैंपल बेस पे कर रहे होंगे, वो 100% कर रहा होगा। तो हमने देखना है क्लाइंट का जो सीएफओ सीईओ है उसने अपने जूनियर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखना है इंस्ट्रक्शन फारग हैं कि अच्छी है। ये आपको याद है वही चीज, क्लाइंट का सिस्टम देखो कैसा है, ये वही अप्रोच है। उसमें लिखा हुआ कि भाई जो ये रेंट के ऊपर जो इन्वेंटरी वेयर हाउस मैनेजर का स्टाफ है वो इन्वेंटरी काउंट करेगा। हमने कहा पहली बात ही गलत। इन्वेंटरी काउंट करने के लिए तो अलग से टीम आनी चाहिए इंटरनल ऑडिट की। वेयर हाउस मैनेजर वाले को ही कहोगे चेक करो तो वो चोरी कर भी रहा हुआ, थोड़ी बताएगा मैंने चोरी कर रहा हूं, ये कम में स्टाफ, वो क्या करेगा पूरा। पहली बात ही गलत। दूसरी बात उसने कही कि टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉइज को ले आओ। हमने कहा टेम्परेरी वाला जो दिहाड़ीदार को लिया स्टॉक काउंट करने के लिए वो तो आता ही नहीं होगा उसको, और वो गलत करके निकल जाएगा, उसे पता कल को मेरा किसने पूछना है। ठीक है, और लिखा हुआ था कि जिस स्टॉक को काउंट करो याद रखना कि मैंने इसको काउंट कर लिया है, ताकि दोबारा ना काउंट करो। तो वो बंदा दोबारा काउंट नहीं करेगा, तो दूसरा आगे दोबारा कर जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें पढ़नी चाहिए कि नहीं है?
तो कह रहे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो, जब पता चल जाए क्लाइंट अपना सिस्टम सही कर रहा है कि नहीं, इफेक्टिवनेस। फिर देखो कोई थर्ड, पहले ही देख लो, ये ना हो उधर जाओ 31 दिसंबर इतनी सर्दी में रात 12 बजे और पता चले आधा स्टॉक इधर है, आधा 10 मील दूर है, वो आधी रात को कोई उबर टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलने। वीडियो कॉल किसको करेंगे? 12 बजे उधर बैठा होगा रात को, आपके कॉल पता होगा उसको, वो तो पहले से प्लान किया होगा तो पता होगा ना। इसीलिए वो कह रहा है कि डिटरमिन वेदर, पहले से डिसाइड कर लो कि कौन सी इन्वेंट्री किस किस लोकेशन पे पड़ी है, ताकि ये रेंट पे डिसाइड हो सके उसी टाइम पे कि हमने किस पे खुद जाना है, कहां पे वीडियो कॉल करनी है, कहां पे दूसरे टीम मेंबर को भेजना है, कहां पे कंपोनेंट ऑडिटर को भेजना है, सारी चीज पहले होनी चाहिए कि नहीं। डिटरमिन वेदर देयर नीड ऑफ एक्सपर्ट और कंपोनेंट ऑडिटर, उधर जाके पता चला कि वो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है। हाँ सुनना, तो अब क्या करें, एक्सपर्ट को कॉल कर ले, वीडियो कॉल, आजा भाई। एक्सपर्ट कहेगा हाँ मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, फौरन भागा भागा आ जाएगा। पहले अरेंज करना पड़ेगा। डिसाइड विच लोकेशन, विच काउंट लोकेशन विल बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑडिट टीम, कौन सी लोकेशन, क्योंकि हम सारे क्लाइंट का स्टाफ नोट कीजिए हर लोकेशन पे जाएगा, हम कुछ लोकेशन पे जाएंगे कुछ पे नहीं, और हम बता के जाएंगे ताकि चाय पानी इंतजाम रखे हमारे लिए हैं। अचानक जाएंगे, अचानक वाला कौन है? शाबाश, अचानक जाएंगे, बिल्कुल। इसे क्या हो रहा था? अनप्रेडिक्टेबल। चले ये पहले डिसाइड कर लिया, अब क्या करना है? अब 31 दिसंबर रात 12 बजे ये वो टाइम आ गया, स्टॉक काउंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे। क्या करना है? ऑब्जर्व द काउंट टू इंश्योर मैनेजमेंट सेक्शन आर बीइंग फॉलोड। पहले हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, अब देख रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काउंट कर रही है कि नहीं टीम। फिर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते रहना, कुछ खुद भी काम कर लेना, लेकिन खुद जो काम करना है हमने इंस्पेक्ट करना है, सैंपल बेस पे करना है। और इसमें दोनों कह रहा है, फ्लोर टू लिस्ट भी करो, इन्वेंटरी शीट टू वेयरहाउस एंड वाइस वर्सा, वेयरहाउस टू, ताकि एग्जिस्टेंस भी हो जाए, कंप्लीटनेस भी हो जाए। ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, और चेक करते करते सिर्फ गिनना नहीं है, उसकी हालत भी देखनी है, फिजिकली डैमेज तो नहीं, फिजिकली डैमेज। इंश्योर दैट इन्वेंटरी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी बट हेल्ड बाय क्लाइंट इज सेग्रीगेटेड। तो हम कट ऑफ, ये चूंकि कट ऑफ आपको पता है लास्ट ट्रांजैक्शन में, तो ये रेट भी होगा स्टॉक अकाउंट पे। स्टॉक अकाउंट पे असल में हमारे 4-5 लोगों की टीम होना, तो सीनियर बैठता है ऑफिस में और बाकी लोगों को कहता है तुम स्टॉक अकाउंट करो। हम सीनियर से कहते हैं सर जी आप ऑफिस में कौन सा स्टॉक अकाउंट करेंगे? तो कहते हैं मैं स्टॉक कट ऑफ करूंगा, बैठे बैठे कट ऑफ। सेल्स और परचेज डॉक्यूमेंट्स नोट करनी होती है, 5-7 डॉक्यूमेंट सेल्स की नोट करनी होती है, एक लास्ट, 2-3 पहले वाली, 2-3 अगले साल वाली, और 5-7 परचेजेस की। आधे घंटे में काम खत्म, हमारा 4-5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन खैर हम भी, हाँ, ऑब्टेन साइंड कॉपीज ऑफ काउंट शीट फ्रॉम क्लाइंट। ये ना हो स्टॉक हमने कुछ और का किया हो, बाद में जब शीट भेजे स्टॉक उसको साइन करवा लो, ताकि बाद में जाके जब वैल्यू बैलेंस शीट में देना, बैलेंस शीट बना के हम इसको उस बैलेंस शीट की वैल्यू के साथ मैच कर सके। यहाँ पे आगे आएगा कहीं ये प्रोसीजर। इंश्योर क्वांटिटी ऑफ फाइनल वैल्यूएशन में, ये देखा साइन करवा के लेके गए थे, अब बाद में जब क्लाइंट हमें बैलेंस शीट देगा, हमने देखना उसमें वही वैल्यू हो। एजिंग ऑफ इन्वेंट्री आइडेंटिफाई किस लिए? स्लो मोमेंट। देखिए फिजिकल कंडीशन स्टॉक अकाउंट में आप देखेंगे, लेकिन एजिंग रिपोर्ट बाद में भी देख सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोविजनिंग के लिए। इंश्योर इन्वेंटरीज वैल्यू एट लोअर ऑफ कास्ट, ये सिंपल पॉइंट। कट ऑफ टेस्ट हैव बीन करेक्टेड। अच्छा यहाँ पे देखें, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें कह रहा है लास्ट सेल इनवॉइस नंबर नोट करो कट ऑफ में, इसमें कह रहा है इंश्योर करो कि उस लास्ट नंबर तक की ही सेल्स इनकम रिकॉर्ड हुई हो इनकम स्टेटमेंट में, आगे पीछे वाली नहीं, यानी इसकी एप्लीकेशन सही हुई हो। यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट परचेज नंबर देखेंगे 2832 लास्ट परचेज इनवॉइस, इधर देखना है 2832 तक की परचेज रिकॉर्ड हुई हो, ये ना हो 2815 तक की परचेज कही इतनी है। हम कहेंगे भाई हम उधर बैठे थे तो उधर 32 की परचेज हो चुकी थी, वो तुम इधर रिकॉर्ड करो एप्लीकेशन। और फिजिकल बैलेंस के बुक बैलेंस की रिकंसिलिएशन बनती है ना, ताकि पता चले। यहाँ पे हमने देख लिया था फिजिकल बैलेंस कितना है, बुक बैलेंस बाद में क्लाइंट बैलेंस शीट की शक्ल में देगा, देखना दोनों मैच होते हैं। प्रोसीजर क्लियर? अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं सिर्फ डेटर के प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, क्रेडिटर के नहीं। क्यों भला? सेम है। ट्रेड सी देखिए उसमें एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के अलग, कंप्लीटनेस के अलग, क्लासिफिकेशन के अलग। अच्छा अब आपने प्रोसीजर मैं पढ़ा था, देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, प्रोसीजर्स, नए प्रोसीजर कम होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल हमारी कैटेगरी वही 7 प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, उन्हीं को चेंज कर करके कभी एक जगह पे कभी दूसरी थोड़ा सा चेंज करके, डेटर्स में थोड़ा सा चेंज करके, क्रेडिट में थोड़ा सा चेंज करके, फिक्स सेशन में। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपके एरियाज बढ़ते जाएंगे, न्यू कंसेप्ट्स कम होते जाएंगे, ये नोट कीजिएगा। पहला कह रहा है एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में पहला काम क्या करना है? सर्कुलराइजेशन। सर्कुलराइजेशन का मतलब क्या है? कंफर्मेशन लेटर सेंड करना। अब ये पता है आपको कंफर्मेशन, बाकी सारी कहानी आगे सिंपल है कि जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ जाना। भाई ये कंसेप्ट पता है ना आपको। फिर कह रहा है कंट्रोल अकाउंट एंट्रीज, देखो हाँ ये है, मैं कह रहा है डेटर्स के अकाउंट में, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का मतलब डेटर्स का अकाउंट, देखो ईयर एंड के करीब ही, बिफोर ईयर एंड यानी 31 नंबर ईयर एंड, तो 31 नंबर से पहले के 10-12 दिन और 31 नंबर के बाद के 10-12 दिन, इनमें देखो कोई मेजर एंट्रीज तो नहीं है, क्योंकि अगर ईयर एंड से पहले मेजर डेबिट हुआ, जो ईयर एंड के बाद क्रेडिट भी हो गया, इसका मतलब क्या है? टारगेट अचीव करने के लिए इसका 2 मतलब है। नंबर 1
या तो सेल जेन्युइन थी या नहीं थी। अगर सेल जेन्युइन नहीं थी तो उसका मतलब फेक सेल थी, ओवरस्टेट किया टारगेट पूरा करने के लिए और अगले साल रिवर्स कर दिया ताकि वो खत्म हो जाए। इस सूरत क्या हमें मुझे बताइए एज अ डिटेल सिर्फ 31 दिसंबर का ऑडिट कर रहे हैं, 31 दिसंबर की ट्रांजैक्शन देखनी चाहिए कि बाद वाली भी? इस रीजन की वजह से, क्योंकि बाद वाली ट्रांजैक्शन कंफर्म करती है कि ये एंड की ट्रांजैक्शन कुछ जेन्युइन थी कि नहीं थी। ये एंड पे बड़ी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, डेटर्स, किसका मतलब ये सेल है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट यही होगा ना। ये एंड के बाद रिटर्न हो गई, या तो फेक सेल है तो हमने ना सिर्फ ये कि सेल को रिवर्स करवाना है, बल्कि दूसरा इफेक्ट मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट भी क्रिएट हो जाएंगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर जेन्युइन सेल है और बाद में वापस आ गई, अब अभी सेल्स को रिवर्स करना है, क्यों? ये डिफेक्टिव इन्वेंटरी रिटर्न हुई है, ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। डिफेक्टिव इन्वेंटरी हुई, इसका मतलब है ये एंड पे आपको एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए कि ये डिफेक्टिव इन्वेंटरी थी, इसको अब लेकिन सिर्फ सेल रिवर्स नहीं करनी, एक और काम करना है, इन्वेंटरी को भी राइट डाउन टू एनआर भी करना है। लेकिन अब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डिस्कस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि सेल जेन्युइन है, और समझ रहे हैं। तो यहां पे इसलिए कह रहा है कंट्रोल अकाउंट में इधर बिफोर और आफ्टर बड़ी बड़ी एंट्री चेक करो, चेक करेंगे। और ये प्रोसीजर सिर्फ सेल्स में नहीं, आपको और एरियाज में भी नजर आएगा, ये आपको क्रेडिटर में भी नजर आएगा। क्रेडिटर्स में कंप्लीटनेस में क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ डेटर्स लो, सेल लेजर पता है ना, एक एक डेटर्स की अलग रिकॉर्ड, और कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, सारे डेटर्स का इकट्ठा रिकॉर्ड। कहता है दोनों को मैच कर लो। क्या ये सेल्स लेजर डिटेल रिकॉर्ड और कंट्रोल अकाउंट इकट्ठा रिकॉर्ड मैच करने से कंप्लीटनेस की दर्शन वेरीफाई होती है? ये तो पहले बताया, ये किसी भी एक सोर्स को दूसरे सोर्स से। अच्छा ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस एंड ट्रेस इनटू डेटर्स अकाउंट। ये सारी सेल्स रिकॉर्ड होगी कि नहीं? सारी सेल्स कंप्लीट। ये पता है कौन सा रिकॉर्ड है? स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड की तरह। क्लासिफिकेशन देखना है, सही क्लासिफिकेशन। डेटा में क्या क्लासिफिकेशन, रिलेटेड पार्टी को अलग डिस्क्लोज करना होता है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर अलग होता है। कट ऑफ, ये आपको पता ही है, लेकिन कट ऑफ नहीं आना। कट ऑफ कैसे? ओहो सॉरी, ये कट ऑफ तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। हाँ सही आया है। किस वजह से है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद सेल्स की वजह से। सेल सही तो डेटा सही। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, हाँ ये अहम है डेटर्स के लिए। क्या क्या करेंगे? प्रोविजन देखेंगे सही है कि नहीं। एजिंग रिपोर्ट ऑफ रिसीवेबल जैसे इन्वेंट्री की थी, पुराने डेटा आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें राइट ऑफ होना चाहिए। डिस्प्यूटेड रिसीवेबल देखेंगे, किसी डेटा के साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है, प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं, उन्हें पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे। ये कैसे वैल्यूएशन का प्रोसीजर है? एग्जामिन कैश रिकवरी फ्रॉम डेटर्स आफ्टर द ईयर एंड। डेटर्स होंगे तो पैसे आए हुए हैं, अगर पैसे आए हुए हैं इस बात का सबूत है कि डेटर एग्जिस्ट करता था। बिल्कुल इस बात का सबूत है, डेटर एग्जिस्ट। डेटर ना आता तो पैसे कहां से आते? असेस हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या कहना चाह रहा है? पास में मैनेजमेंट ने प्रोविजन ठीक रिकॉर्ड की है तो मतलब इस साल भी ठीक है, और अगर पास में गलत तो रिस्क है इस साल भी। लेकिन याद रखिएगा, इससे गुमराह नहीं हो जाना। एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर पिछले सालों में मैनेजमेंट की प्रोविजन फॉर बैड डेट जो एस्टिमेट किया है वो और बाद में एक्चुअल तकरीबन सेम है, इमटेरियल सा डिफरेंस है, तो इसका मतलब है इस साल भी मैनेजमेंट की प्रोविजन ठीक होगी, हमने कुछ भी नहीं करना। ऐसा क्या कुछ भी नहीं करना? नहीं, हमारा रिस्क कम हो जाएगा कुछ अगर हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन फिर भी करनी है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना मर्जी स्ट्रांग हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमेट नहीं कर सकते। अच्छा अब आपने काम करना है, मुझे बताना है क्रेडिटर के कौन कौन से प्रोसीजर सेम हैं। अच्छा एक फर्क देखें, डेटर्स, अच्छा ये डुप्लीकेशन है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, आप ही पढ़ लीजिएगा। भाईजान आपने कट ऑफ मैं तो बताऊंगा, जीआरएन बता दिया। एक मिनट हारे, मैं पहले इसमें से जो अहम वाले अल्फाज जो है नए वाले, अब मैं सर्कुलराइजेशन मैं तो नहीं समझाऊंगा। एक चीज आप नोट करें, इसमें उसने उतनी असर्शन नहीं दी जितनी डेटर्स में थी। डेटर्स वाला एरिया उसने बड़ा अच्छा बनाया था असर्शन के साथ, क्रेडिटर वाला नहीं है। लेकिन मसला कोई नहीं है, याद रखें, ऐसे आप समझ लें इसको। क्लासिफिकेशन हाँ जी वो बाद में आपको मैंने सिखानी, आपने खुद कहां से कर लेंगे वो, बाद में आपको टेस्ट दूंगा, आप उसमें गलतियां करेंगे, फिर सामने रखूंगा, फिर समझ आएगी ना आपको। लेकिन अच्छे स्टूडेंट को खुद पता चल जाएगा कि सर उसे नहीं भी बताया ना, मुझे पता है सर्कुलराइजेशन से कौन सी एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है, एग्जिस्टेंस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डेटर में भी यही होगी। अच्छे स्टूडेंट को पता चल जाएगा, लेकिन वो मैं अभी आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा। अभी जैसे आई के आपने बोला है वैसे पढ़ रहे हैं, बाद में हमने जो आगे एक्स्ट्रा काम करना है ना वो एंड में बाद में कर लेंगे। सर्कुलर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर परचेज लेजर से कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच करना, ये मैंने आपको बता रहा, ये हमने कंट्रोल अकाउंट डेटर में सीख लिया। सर्कुलराइजेशन करनी है क्रेडिटर में भी, ये भी नहीं समझा रहा, डेटर में सीख चुके हैं। सब्सिक्वेंट पेमेंट्स टू क्रेडिटर नहीं समझा रहा, डेटर में सीख चुके हैं कि ईयर एंड के बाद रिसीट्स देखनी है, डेटर में तो ईयर एंड के बाद पेमेंट्स भी देखनी है क्रेडिटर में। पेबल आर करेक्टली क्लासिफाइड, डेटर में बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन रिलेटेड पार्टी वगैरह की अलग डिस्क्लोज करते हैं।
इधर नहीं बता रहा मैं, ऑलरेडी डिस्कस। कंट्रोल अकाउंट को देखो, शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर अनयूजुअल एंट्रीज तो नहीं है, तो अगर सेल्स में अनयूजुअल एंट्री बिफोर और आफ्टर हो सकती है, परचेजिंग में भी अनयूजुअल एंट्रीज हो सकती हैं। रिव्यू एजिंग रिपोर्ट डेटर्स की, ये अजीब बात हो गई। डेटर्स की एजिंग रिपोर्ट तो हम इसलिए देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करनी होती है, राइट ऑफ करने के लिए। क्रेडिटर्स की किस लिए देख रहे हैं? इनको भी तो राइट ऑफ करना होता है। अगर आपने टैक्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा 3 साल से पुराने क्रेडिटर रिसीवेबल पेबल्स राइट ऑफ करने होते हैं। तो वो 3 साल वाले कैसे पता चलेंगे आपको? एजिंग रिपोर्ट से। एजिंग रिपोर्ट से पता चलते हैं। तो क्रेडिटर की भी एजिंग रिपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मैनेजमेंट बात उन्होंने कहा सर मैनेजमेंट तो लायबिलिटीज को ओवरस्टेट नहीं करती, तो क्या हमें इसमें ओवरस्टेटमेंट के भी प्रोसीजर डिस्कस करना? याद रखें, डेटर का एरिया पढ़ा आपने, इन्वेंट्री का एरिया पढ़ा, चलिए इन्वेंट्री के एरिया तरफ आते हैं। मैनेजमेंट उसमें नॉर्मली ओवरस्टेट करेगी, अंडरस्टेट तो नहीं करेगी, लेकिन क्या उसमें कंप्लीटनेस की दर्शन हमने देखी? क्यों? हाँ, हो सकता है उनसे गलती हो, जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन हो सकता है गलती तो होगी हो। इसलिए कुछ असर्शंस कुछ एरिया में ज्यादा अहम है और दूसरी असर्शन कम अहम है, ये बात बोलेंगे तो मैं मानूंगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो कम अहम है उनको बिल्कुल ही छोड़ दें, ये दुनिया का कोई ऑडिटर नहीं मानेगा, क्योंकि मैनेजमेंट जानबूझ के ना भी करे, अनजाने में गलती तो हो सकती है। अब ये देखें, उधर डेटर में ज्यादा फोकस किसके ऊपर था? वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पे ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? कट ऑफ ऑन परचेजेस। ये कट ऑफ यहाँ पे कैसे आ गया? ये तो क्राइटेरिया का एरिया है। परचेजेस का इनडायरेक्ट रिलेशन, परचेजेस कंप्लीट, कंप्लीट। इंस्पेक्ट जीआरएल एंड इंश्योर दे आर रिकॉर्डेड एट बैलेंस शीट डेट। गुड रीसीट नोट। अब ये क्या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड के रिकॉर्डेड से स्पोर्टिंग, तो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड की तरफ जाएं, कौन सी सेशन? कंप्लीटनेस। कंपेयर अकाउंट स्टेटमेंट सेंड बाय सप्लायर विद देयर रिस्पेक्टिव। अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? जो एक दूसरे को मंथली स्टेटमेंट भेजते हैं। जैसे बैंक अकाउंट अगर आपका खुला हो तो आपको पता होगा बैंक वाला हर महीने आपको स्टेटमेंट भेजता है, स्टेटमेंट भेजता है ना, इसलिए अपने बैलेंस के साथ मैच कर लो, कमी बेशी या ठीक कर लो। तो क्रेडिटर भी एक दूसरे को डाटा, एक दूसरे को अकाउंट स्टेटमेंट भेजते होंगे, मंथली भेजते हैं, इन्होंने मैच करना है। अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब बैलेंस ठीक होगा, कंप्लीट होगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और अगर अकाउंट स्टेटमेंट मैच नहीं हो रही, गलती होगी। सिग्निफिकेंट पेमेंट्स मेड आफ्टर ईयर एंड टू आइडेंटिफाई इफ एनी लायबिलिटी रिलेटेड टू करंट अकाउंट। आज का पॉइंट 3 पॉइंट 4 है कोई माई का लाल जो आज घर में इन दोनों को पढ़ के सोच के इन दोनों में मुझे कल फर्क बताए? आज नहीं कल। ये पॉइंट 3 और इसका पॉइंट 4 इनमें फर्क बता दिया ना, समझ लूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर समझ गए आप। इन दोनों में फर्क। जीपीटी यूज करें, जो मर्जी करें। रिव्यू द लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया कंपेयर विद प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई मेजर सप्लाई विच हैव बीन। ये सिंपल क्या कह रहा है? लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया देखो, सारी कोड हो गए। इस साल की लिस्ट देखो, पिछले साल की लिस्ट देखो, कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछले साल का क्राइटेरिया इस साल नहीं आया। और ये भाईजान कह रहे हैं सर हो सकता है उसे पेमेंट कर दिया हमने इसलिए नहीं आया। स्केप्टिसिज्म, क्या यही तो चेक करना है कि पेमेंट की वजह से नहीं आया कि मिस कर दिया इस वजह से नहीं आया। ठीक है जी। पॉजिटिव सोचना है आफ्टर वेरिफिकेशन, बिफोर वेरिफिकेशन पॉजिटिव नहीं सोचना, बिफोर वेरिफिकेशन। कुछ समझ आए? चलिए क्वेश्चन के लिए कोई बात नहीं, एंड पे इकट्ठे कर लेंगे। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन तो साथ साथ चल रहे हैं ना, ईद पे करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह।